तो अब आज की इस क्लास में जानते हैं कार्नो साइकिल क्या होती है और कार्नो इंजन क्या होता है। कार्नो साइकिल, कार्नो इंजन क्या होता है। कार्नो साइंटिस्ट का नाम है, वो एक ऐसे हीट इंजन के बारे में इमेजिन करते हैं जो कि आइडियल है, और वो कभी होता नहीं है, क्योंकि आइडियल हीट इंजन की पहचान क्या होगी, जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। तो फॉर हीट इंजन when efficiency is 100%, then it is called कार्नो इंजन। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो है नहीं, प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल। तो कार्नो ने जो हीट इंजन इमेजिन किया वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है, इसका तुमको वो प्रूफ देने वाले हैं। कैसे प्रूफ देंगे, उसके लिए जो भी वो काम करेंगे उसका नाम है कार्नो साइकिल। क्या किया इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारे पास में एक गैस सिस्टम है, ये गैस सिस्टम है, इसका ये पिस्टन हो गया। तो पहले हमने क्या किया कि इस गैस सिस्टम को सोर्स पर रख दिया। तो सबसे पहले क्या किया, गैस सिस्टम इज प्लेस्ड ओवर द सोर्स। इधर जो है प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाया, V फॉर वॉल्यूम और P फॉर प्रेशर। ये जो इनका पिस्टन है ना, ये पिस्टन हीट इंजन की तरीके से काम करेगा। कैसे, अभी देखते चलिए, आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ पिस्टन को ये इंजन की तरीके से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि गैस सिस्टम को सोर्स के ऊपर रख दिया। अभी हमने नोट किया तो इस गैस सिस्टम के पास में प्रेशर था, वॉल्यूम था और टेम्परेचर था। ठीक, टेम्परेचर था। तो आइसोथर्मल तरीके से, आइसोथर्मली इस पिस्टन ने जो है, इस गैस सिस्टम ने वर्क करना शुरू किया। भाई ये बात तो आप अंडरस्टूड है ना कि अगर आप इस सिस्टम को किसी सोर्स के ऊपर रखोगे तो जब ये हीट लेगा तो बहुत तेज़ी से तो लेगा नहीं, धीरे धीरे क्या करेगा, हीट लेगा तो फिर गैस क्या करेगी, वर्क करेगी। और जब गैस वर्क करेगी तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हैं इस समय। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी प्रेशर क्या होगा, घटेगा। क्लियर है ना ये बात कि वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। तो ये जो स्टेट थी वो A वाली थी, और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये तो अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम A से B में आ गया। अब पहले इसका प्रेशर PA था, वॉल्यूम VA था और टेम्परेचर T था। अब प्रेशर क्या हो गया, PB, वॉल्यूम हो गया VB और टेम्परेचर है T। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं। H लगा दिया, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी जो है वहाँ पे बढ़ रही है। तो सोर्स जो है इस समय उसको हीट दे रहा है, उस हीट देने से टेम्परेचर जो है हाई बना हुआ है। H का मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई बना हुआ है।
फिर ये सिस्टम जो है बी स्टेट पर आ गया। अब इसके पास प्रेशर पी बी है, वॉल्यूम जो है वी बी है और टेम्परेचर अभी भी क्या टी एच है। फिर हमने क्या किया सेकेंड नंबर पर, अब हमने इस गैस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया। नाउ गैस सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि Q बराबर कांस्टेंट है, Q बराबर कांस्टेंट। ना तो ये सिस्टम हीट दे सकता है और ना ही ये सिस्टम हीट ले सकता है। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहते थे, एडियाबैटिक। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते थे एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब हमने उस गैस सिस्टम में एडियाबैटिक तरीके से चेंज किया। अब एडियाबैटिक तरीके से जब हम चेंज करते हैं तो एडियाबैटिक वाले चेंजेस कैसे होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं। पता है ना कि एडियाबैटिक के चेंजेस क्या हैं, बहुत तेजी से हैं। तो एडियाबैटिक वाला जो ग्राफ होता है वो भी कैसा होता है, देखने में तो वैसे ही होता है। और आपको पता है कि एज कंपेयर टू द स्लोप, स्लोप के मामले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आइसोथर्मल का ग्राफ आप देख सकते हो और जरा फील करना शुरू करो कि आइसोथर्मल वाले ग्राफ में अगर आप चढ़ना शुरू करोगे तो आराम से चढ़ते चले जाओगे। एडियाबैटिक वाला जो ग्राफ होगा वो थोड़ा कैसा होगा, मुश्किल वाला होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए एडियाबैटिक ग्राफ हमने बनाया। थोड़ा सा मुश्किल होगी चढ़ने में। अब हम एडियाबैटिक वाले तरीके से हमारा गैसीय सिस्टम बी से कहाँ पहुँच गया, सी पर। अब इसका प्रेशर है पीसी और वॉल्यूम क्या है, वीसी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इस समय जो है हीट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ना तो हीट जा सकती है बाहर और ना ही हीट आ सकती है अंदर। फिर हमने क्या किया, नंबर 3 पे हमने क्या किया कि गैस सिस्टम जो था, गैस सिस्टम इज ओवर द सिंक। अब गैस सिस्टम को हमने सिंक पर रख दिया। तो सिंक क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पर होते हैं। तो सिंक होते हैं लो टेम्परेचर पर और गैस सिस्टम कहाँ पर है, हाई टेम्परेचर पर है। तो सिंक जो है सिस्टम से क्या करेगा, हीट लेगा। और ये भी प्रोसेस कैसा होगा, धीमा धीमा ही होगा। भाई हीट देने वाला जो प्रोसेस है और जो हीट लेने वाला जो प्रोसेस है वो कैसे होते हैं, स्लो प्रोसेस होते हैं। भाई अगर रूम हीटर को आपने जो है रूम में लगाया है तो थोड़ी देर में ही तो वो जाके गर्म हो पाता है ना। तो ये हीट लेने लगेगा। तो जब हीट लेने लगेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। भाई जब यहाँ से हीट जाने लगेगी तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल। तो उसको दिखाना पड़ेगा मुझे, ये लीजिए दिखा दिया। ये हम सी से जा चुके हैं डी पर। ठीक, तो एक बार हमने इस गैस सिस्टम को सोर्स दे दिया और एक बार हमने इसको आइसोलेट कर दिया। फिर दूसरी बार क्या किया, इसको सिंक दे दिया। अब सिंक के बाद फिर क्या कर दें, आइसोलेट कर दें। तो फिर 4 नंबर पर गए। अब गैस सिस्टम जो है वो एक बार फिर से आइसोलेटेड है। गैस सिस्टम इज आइसोलेटेड और आइसोलेटेड है तो सारा का सारा प्रोसेस फिर से क्या बनेगा, एडियाबैटिक। और ये आ गया डी से ए। साइक्लिक प्रोसेस फॉलो किया। यहाँ पर हो गया पीडी और वीडी। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर टीएच था। इस वाले पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, टीएल, क्योंकि लो टेम्परेचर पर होगा सिचुएशन। बोलो भाई, इस पूरे प्रोसेस में सिंक पर है ना, तो सिंक का टेम्परेचर क्या है, टीएल, और सोर्स का टेम्परेचर क्या है, टीएच, जो कि बदलने वाला नहीं, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो अब हमने ये साइकिल जो बनाई है उसका जरा मतलब समझें क्या है। कार्नो कहता है, स्पेलिंग में कार्नोट, CARNOT पढ़ा जाता है कार्नो। आप कार्नोट पढ़ें कोई समस्या नहीं है, समझने से मतलब है।
तो कॉर्नोट ये कहता है कि एक ऐसा हीट इंजन हम सोचते हैं जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100%, यानी ना तो कुछ नुकसान हुआ ना ही कुछ फ़ायदा हुआ और वर्क भी हो गया। तो इसके लिए कॉर्नो ने जो है एक सिचुएशन कंसीडर की कि देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बर्तन में बंद गैस है। सबसे पहले इन्होंने उस सिस्टम को सोर्स पर रख दिया। जो सोर्स का टेम्परेचर है वो TH है, तो सोर्स का टेम्परेचर TH है, H माने हाई, तो सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है। तो अब ये सोर्स है और सोर्स के ऊपर ये सोर्स है, TH टेम्परेचर पर है, इसके ऊपर हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम रखा हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या करेगा, हीट लेगा, और जब हीट लेगा तो वर्क डन होगा। वर्क डन कौन करेगा, पिस्टन। तो जब ये हीट लेगा तो फिर एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन करेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। तो इस बात को यहाँ पर AB कर्व से दिखाया गया है। AB कर्व ये बता रहा है कि पिस्टन को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सोर्स पर रखा जा चुका है और वर्क शुरू हो चुका है। तो यानी जो AB वाला हिस्सा है, कर्व AB क्या बता रहा है, कर्व AB कह रहा है कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और टेम्परेचर क्या चल रहा है, टेम्परेचर इज TH, जो कि क्या है, कांस्टेंट। यानी A पर भी टेम्परेचर TH है, B पर भी टेम्परेचर TH है, और A से B पूरे प्रोसेस में क्या है, TH है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, यानी उस सिचुएशन में पहुंचा दिया कि ना तो हीट दे सकते हो ना ही हीट ले सकते हो। तो यानी कि ये प्रोसेस कौन सा हुआ, एडियाबैटिक। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पहले वाले हिस्से में हम वॉल्यूम को बढ़ाने के उसमें पड़ गए कि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और प्रेशर जो है घटता जाएगा। तो BC वाला जो हिस्सा है, कर्व BC, जो कर्व BC है वो सपोर्ट कर रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस को, एडियाबैटिक प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, और वहां पर भी प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। एडियाबैटिक तरीके से भी अपना जो पिस्टन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा होगा, ये मतलब हुआ इसको तेजी से मूव कराया गया होगा, ठीक है ना। अब आपने जो है वो जो सिचुएशन थी अब आपकी C पर आ गई। तो अब आपने कहा कि भाई वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, अब चलो तुमको सिंक पर रख देते हैं। तो सिंक ने क्या किया, हीट लेनी शुरू कर दी। तो जब सिंक ने हीट लेनी शुरू कर दी तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और भाई पिस्टन नीचे आने लगेगा क्योंकि वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो पिस्टन नीचे आ रहा है तो मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है। तो यहाँ वाले प्रोसेस में देखो, CD वाले प्रोसेस में जो कर्व CD है, कर्व CD एक बार फिर से आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। और इस पूरे प्रोसेस में, CD वाले प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो क्या है, TL, टेम्परेचर इज TL। सिंक का टेम्परेचर है L फॉर लो, और ये क्या चल रहा है, कांस्टेंट। यानी C पर टेम्परेचर TL है और C और D के बीच में भी TL है, D पे भी टेम्परेचर कितना TL है। तो यहाँ पर आपका जो है CD आ गया। उसके बाद फाइनली जो है D से A में हमने एडियाबैटिक फिर फॉलो कराया थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, और उसी सिचुएशन पर उसको ले आए जहाँ से वो चला था। तो DA जो है एक बार फिर से एडियाबैटिक है, और पहले आइसोथर्मल एडियाबैटिक में वॉल्यूम का एक्सपेंशन कराया गया है, और बाद में आइसोथर्मल एडियाबैटिक में वॉल्यूम क्या किया गया है, कम किया गया है। यानी कि पहले वाले हिस्से में, पहले आइसोथर्मल एडियाबैटिक में क्या हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, गैस सिस्टम ने वर्क किया है। और CD से और DA में क्या है, वर्क डन ओवर द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, C से D में और D से A में, ठीक है ना।
तो यहाँ से डी और डी से ए जो है वो आपका एडियाबैटिक है, और इस एडियाबैटिक में आप देख सकते हो कि जो सिचुएशन दिख रही है वो डी से ए है। क्लियर है बात? आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम था वो जहाँ से चला था वहाँ फिर आ गया, और इस पूरी प्रोसेसिंग में उसने क्या किया? वर्क किया। तो अब अगर उसने पूरी प्रोसेसिंग में वर्क किया और जैसा पहले था वैसे फिर हो गया है, बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल हुआ कि आपने अपनी जो है गाड़ी पर पेट्रोल डाला 2 लीटर, और जहाँ जहाँ घूमना था घूम के चले आए, और आपकी गाड़ी में अभी भी पेट्रोल कितना है? 2 लीटर, यानी वर्क भी हुआ है और ना ही कुछ बदला है। ये सिचुएशन आ गई साइक्लिक वाले प्रोसेस में। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेगा कि भाई हमने वर्क भी किया है, सब कुछ हमने हुआ है, मेरे ऊपर भी वर्क हुआ है, हमने भी वर्क किया है, लेकिन अब फाइनली हम उसी सिचुएशन पर हैं जिस सिचुएशन से हम चले थे, यानी प्रोसेस कैसा हुआ? साइक्लिक। क्लियर? अब साइक्लिक प्रोसेस हुआ है तो जरा एफिशिएंसी निकाली जाए, क्योंकि यहां पर आपको ना तो कुछ नुकसान हुआ है ना ही कुछ फायदा हुआ है। अगर एफिशिएंसी 1 आती है तो हम कहेंगे कि भाई डिस्कवरी हो गई है कि साइक्लिक प्रोसेस में काम करने वाले हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 होती है। तो अब जरा सा हम साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी को निकालते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो एफिशिएंसी निकाली जाए साइक्लिक प्रोसेस में, तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू W बाई Q, ये होता है ना W बाई Q। W मीन्स वर्क डन और Q मीन्स हीट गिवन टू सिंक। याद है ना? हीट गिवन टू सिंक। जल्दी से बताओ W मीन्स क्या? Q1 माइनस Q2, और नीचे जो Q लिखा है वो क्या है? अरे वाह, क्या तैयारी है। हीट टेकन बाय द सोर्स। अरे हम वैसे ही लिखते जैसे तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। यहां लिखा था Q1 यानी Q1 माइनस Q2 बाई Q1। याद आया? तो W तो वर्क डन है, वर्क डन है, और Q1 क्या है? हीट है, टेकन फ्रॉम सोर्स, टेकन फ्रॉम सोर्स। तैयारी नहीं रहती यार, यही लगता है कॉपी देखते हो आप लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। साइक्लिक प्रोसेस का है भैया मामला, पूरा प्रोसेस साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में dQ बराबर होता है du प्लस dW। साइक्लिक प्रोसेस में du क्या हो गया? 0, तो dW, और ये हो गया dQ, यानी dW UR dQ, यानी यहां पे जो वर्क डन है वो बराबर किसके होगा? हीट के बराबर होगा। तो जरा आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकाला जाए WAB, तो कैसे निकलेगी? 2.303 nRT, T माने TH। ठीक है, याद है या भूल गए फार्मूला? आइसोथर्मल प्रोसेस में W बराबर था 2.303 nRT log V2 बाई V1। तो यहां से T की जगह पे क्या होगा? TH, पूरे प्रोसेस का टेम्परेचर। V2 मीन्स फाइनल टेम्परेचर, तो V2 वाला टेम्परेचर क्या है? VB। V2 का मतलब VB है कि नहीं है? VB है ये। और V1 मीन्स क्या है? VA। ठीक है, बोलो। और यही WAB क्या होगा? QAB, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो साइक्लिक प्रोसेस में जो कंडीशंस होती है। ठीक, अब एडियाबैटिक में आ गए। एडियाबैटिक प्रोसेस है B से C। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फंडा पढ़ा था TV की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। तो यहां से आएगा B से C, तो देखो TB VC गामा माइनस 1, नहीं TB VB गामा माइनस 1। पहले हम B पर थे ना, पहले अपना जो गैसीय सिस्टम है वो B पर है, तो B पर जो टेम्परेचर है मैंने लिखा TB, और B पर जो वॉल्यूम है क्या लिखा? VB गामा माइनस 1, और C पे टेम्परेचर क्या है? TC, और ये हो गया VC और गामा माइनस 1 इंप्लाइज दैट। बोलो B पे टेम्परेचर कितना है? TH। B पे टेम्परेचर कितना है? TH। ठीक है,
और सी पर टेम्परेचर कितना है TL, ये आ गया VB गामा -1, इधर आ जाएगा TL VC गामा -1, इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं CD फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका वर्क भैया जरा निकालें WCD, तो माइनस में होगा 2.303। भाई ये जो वर्क डन है वो कौन कर रहा था, सिस्टम, और जो ये वर्क डन है वो किस पर हो रहा है, सिस्टम पर हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। N माने नंबर ऑफ मोल्स, वो तो रहे वही रहने वाले हैं गैस के, R माने R और T माने TL। CD का टेम्परेचर क्या है TL, और यहाँ पर रह गया log, और फिर V2/V1, तो V2 में कौन होगा VD, और V1 में कौन होगा VC, तो यहाँ पर होगा VD अपॉन में VC, इक्वेशन नंबर 3। और ये क्या बनेगा QCD, क्योंकि W बराबर क्या चल रहा है Q, ये वो वाला Q है जो सोर्स से लिया गया है, और ये वो वाला Q होगा जो सिंक को दिया गया है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं DA पर पहुंचते हैं। DA एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में होता है TDVD गामा -1, और यहाँ पर आएगा TAVA गामा -1। TD क्या है TL है, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर क्या रहा है TL ही रहा है, और VD मीन्स VD गामा -1, और TA क्या है TH, और VA मीन्स VA और गामा -1। कोई समस्या बोलो भाई। साइकिल जरा देख लो क्योंकि वो हटने वाली है यहाँ से, सब अपडेट है आपके लिए। कोई समस्या हो तो बताइए। ये रहा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 4 ये आ रहा THVA गामा -1 और TLVD गामा -1, ये रहा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। शुरुआत यहां से करिए। कैसे करेंगे, आपने पहले क्या इसको नोट कर लिया? पहले आपने केवल कितना काम किया था, जितना मैंने बोला था। तो सबसे पहले यहां पर आइए, फिर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इक्वेशंस आपके पास हैं। अब पहली वाली इक्वेशन और तीसरी वाली इक्वेशंस को ज़रा देखते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, एफिशिएंसी के रिजल्ट्स को फिर एक बार देखते हैं। ईटा इज इक्वल टू है W/Q। अभी मैंने आपको W का मतलब बता दिया कि वर्क डन होता है, और नीचे था Q1 लास्ट वाली क्लास में, जो कि हीट टेकन फ्रॉम सोर्स होता है, और W में होता था Q1 माइनस का Q2, अपॉन में क्या लिखा था Q2 या Q1 था। बोलो भाई। तो यहाँ पर हमने सोर्स के लिए क्या यूज़ किया H, और सिंक के लिए क्या यूज़ किया है L। क्लियर है ये बात? ये आ गया 1 माइनस QL/QH, 1 माइनस QL। देखो L का काम किया है इसने, QCD ने। ये L क्या होता था, हीट टेकन बाय द सिंक। तो यहाँ पर जो ये हीट है वो कौन ले रहा है, सिंक। ये QCD वही तो है, ठीक है। और H हीट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है ना। तो ये आपका जो है QH का काम किया है QAB ने। तो ऊपर है QCD, नीचे है QAB। ध्यान से आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3
डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। आप देख सकते हैं 3 ये है 1 ये है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत डायरेक्ट में चलने वाला हूँ। ऊपर है क्यू सी डी, अपॉन में है क्यू ए बी, दोनों के साथ में 2.303 कैंसिल हो जाएगा। उधर रहेगा क्यू सी डी में रहेगा माइनस का टी एल लॉग वी डी अपॉन वी सी, इधर रहेगा टी एच लॉग वी बी अपॉन वी ए। क्यू सी डी क्यू ए बी, टी एल ऐसे रखा रहने दिया, टी एच भी ऐसे रख दिया, और ये रह गया लॉग वी डी अपॉन वी सी माइनस का 1। ये वाला निगेटिव यहाँ लगा दें, क्योंकि ये होता ही है कि अगर माइनस में यहाँ समथिंग है, मान लो पावर है, और यहाँ पे लॉग समथिंग लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा लॉग समथिंग रहने दो, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस की पावर आ जाएगी। तो वही यहाँ पे -1 समझ लिया, तो -1 यहाँ भेज दिया। अपॉन में क्या है, अपॉन में है लॉग वी बी बाई वी ए। लॉग लॉग मत काट देना, कभी नहीं कटता। ऊपर अगर साइन हो नीचे साइन हो तो कभी कटता है ना, तो लॉग लॉग काट मत देना। इस बॉक्स पर ध्यान देते रहिए, क्यू सी डी क्यू ए बी और टी एल बाई टी एच, ऊपर हो गया लॉग वी सी बाई वी डी। भाई -1 पावर का मतलब क्या होगा, उल्टा पुल्टा कर दो। तो ऊपर था वी डी नीचे था वी सी, तो क्या बन गया वी सी बाई वी डी। थोड़ा छोटा ज़्यादा हो रहा है ना, ये मतलब जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो थोड़ा छोटा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लें। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में भी छोटा ही दिखे तो दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप हमें इक्वेशंस बताते रहना जो आपकी कॉपी में है। तो यहाँ पर आया ए बी, इसको डाल दिया, इक्वेशन नंबर 4 तक गए थे, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब जरा बताइएगा इक्वेशन 3 क्या है। क्यू सी डी माइनस का है 2.303 एन आर टी एल लॉग वी डी बाई वी सी, तो इसी का नाम हो गया क्यू एल, चलेगा। ये हो गया 2.303 एन आर टी एल लॉग वी डी बाई वी सी, और ये रहा -1, ये -1 समझ के उधर दे दिया। तो ये हो गया क्यू एल 2.303 एन आर टी एल लॉग, ये हो गया वी सी अपॉन वी डी। ये बॉक्स नंबर, कुछ देते नहीं है बॉक्स नंबर, एक बॉक्स इक्वेशन 3 से आ गया। इक्वेशन 1 देखो क्या है भाई, क्यू ए बी 2.303 एन आर टी एच लॉग में क्या है वी बी बाई वी ए, यही क्यू ए बी क्यू एच है। 2.303 एन आर टी एच लॉग वी बी बाई वी ए, ये बॉक्स आ गया। अब इन दोनों बॉक्सेस में जो ये क्यू एल और क्यू एच है, क्यू सी डी और क्यू ए बी है, तो देखो आप यही क्यू एल क्या है क्यू सी डी है, और यही आपका क्या है क्यू ए बी। तो इसको लिख देता हूँ, यही क्यू सी डी भी है और यही क्यू एल भी है, यही क्यू एच भी है और यही क्यू ए बी भी है। दोनों को डिवाइड कर लिया तो क्यू एल बाई क्यू एच निकाला, ये आप समझो क्यू सी डी बाई क्यू ए बी निकाला। तो देखो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टी एल, नीचे आ जाएगा टी एच, ऊपर आ जाएगा लॉग वी सी बाई वी डी और नीचे आ जाएगा लॉग
VB अपॉन VA। अलर्ट रही है भाई, ये देखिए यहां तक आ गए, ठीक है। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 जरा देख लो भाई। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 जरा देखो और बताओ क्या है वहां पर। इक्वेशन 2 क्या है? TH VB गामा -1 आगे TL VC गामा -1, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2 बोला आपने। जरा इक्वेशन नंबर 4 बता दो। इक्वेशन नंबर 4 है TH VA गामा -1 TL VD। मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। देखो जैसे दोनों को डिवाइड करोगे, TH से TH कैंसिल, ये आ जाएगा VB गामा -1 VA गामा -1। उधर TL से TL कैंसिल, VC गामा -1 और नीचे VD गामा -1। अच्छा, अगर लेफ्ट में सेम पावर है, राइट में भी सेम पावर, तो हटा सकते हैं। तो लेफ्ट की सेम पावर राइट की सेम पावर से हटा दो, तो ये आ गया VB बाई VA इज इक्वल टू VC बाई VD। तो अब और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। QCD बाई QAB इज इक्वल टू QL बाई QH TL बाई TH इंटू, अब देखिए 1, क्योंकि VC बाई VD बराबर क्या है? VB बाई VA। तो जैसे ये बात हम इसमें यूज करेंगे तो अब ऊपर का लॉगरिथमिक पूरा टर्म नीचे के लॉगरिथमिक से कट जाएगा, तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया QCD QAB इज इक्वल टू QL बाई QH इज इक्वल टू TL बाई TH। और ये रहा एपिसोड का इक्वेशन नंबर 6, ठीक। फिर यहां पर आए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से देखें तो ईटा बराबर है 1 माइनस QCD बाई QAB, ईटा बराबर है 1 माइनस QL बाई QH, ईटा बराबर है 1 माइनस TL बाई TH। ईटा बराबर आ गया 1 माइनस TSINK सिंक और TSOURCE सोर्स। नाउ चेक द सिचुएशन। क्योंकि T सिंक लेस देन T सोर्स, बोलो ये तो पक्का है ना, इसलिए ईटा ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से छोटा ही तो आएगा। यानी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया गया जो कि साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा था, उसकी भी जब एफिशिएंसी निकाली, उसके लिए भी जो एफिशिएंसी निकाली वो कैसे आई? 1 से छोटी आई। एंड दैट इज वाई कंफर्म कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी कैसी हो? 100%। ठीक है, नोट करिए। अगर हम एक स्टडी करें, क्या ये गैस है किसी कंटेनर में, गैस, और किसी टेम्परेचर पर है, एट टेम्परेचर मान लेते हैं T, और इसमें ना गिन सकने वाले बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे हैं। यहां पर हमने स्पीड काउंट की, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। यहां पर हमने नंबर काउंट किया, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैपिटल N। ये काम मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल ने किया काम ये कि किसी कंटेनर में जो बहुत मिलियन बिलियन ना गिन सकने वाले जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस अपनी टेम्परेचर T पर है,
तो उन्होंने जो है एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड को काउंट किया कि इस मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, उसकी कितनी है, जबकि गैस टेम्परेचर T पर है। जब उन्होंने एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड को काउंट किया, कितना हार्ड वर्क रहा होगा आप समझ सकते हो, और ग्राफ पेपर पे पूरे पूरे पॉइंट आउट किए। तो किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ थी, किसी की कुछ थी, फिर उन्होंने सारे के सारे जब निशान लगा दिए और उन सारे पॉइंट्स को जब मिलाया गया, सिचुएशन कुछ ऐसी आई, कुछ इस तरीके की आई। क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि ये एक स्पीड है, कुछ भी रही होगी, कोई भी वैल्यू रही होगी, इस स्पीड को रखने वाले मॉलिक्यूल्स की कुछ संख्या है। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं? मतलब इस कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स का ऐसा बंच है जो इस स्पीड को लिए हुए। मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ये स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को मानने वाले, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को फॉलो करने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लेते हैं वहां पर इस स्पीड को मानने वाले 4 बिलियन लोग हैं, तो ये क्या हो गया, 4 बिलियन। ठीक, उसके बाद में फिर जरा इस पॉइंट पर चलो आप, ये वाली स्पीड 100 से ज्यादा होगी, यानी ज्यादा स्पीड को मानने वाले ज्यादा लोग हैं। मतलब समझना कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर जो सबसे कम स्पीड वैल्यू थी, तो सबसे कम स्पीड वैल्यू ये है, तो इसको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ज्यादा स्पीड को मानने वाले और ज्यादा लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग देखो यहां पर हैं। इसको जरा देखो, ये n मैक्सिमम है, बोलो, और यहां पर जो ये स्पीड है, यानी ये वो स्पीड है जिसको मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। तो इस T टेम्परेचर पर जब कोई गैस है, तो उस T टेम्परेचर पर जब कोई गैस है, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्पीड बहुत। अब जरा यहां देखिए, यहां पहुंचिए, इस सिचुएशन पर पहुंचिए, ये देखो स्पीड मैक्सिमम हो रही है, तो जो ज्यादा स्पीड जिनकी है ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, और जो कम स्पीड वाले हैं ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम है। नहीं समझ में आई बात? जरा देखिएगा, मैं एक मार्क करता हूं जो अभी तक मैंने नहीं किया है, मैं इस वाले मार्क को करता हूं। ये देखिए, ये तो स्पीड अभी सबसे ज्यादा स्पीड है, ये वाली सबसे सुपर स्पीड है, और ऐसे लोगों की संख्या जो है बर्तन में क्या है, कम ही है। क्या समझ में बात आई कि जब कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर बंद है और वो किसी टेम्परेचर पर सेट है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। देखो जरा, ये ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, यानी क्या हो सकती है, अनंत। और यहां पे जो ये ग्राफ है वो अभी और भी पीछे जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैक्सवेल ने डिक्लेयर किया कि व्हेन वी डिस्कस द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर, देन द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। पहली बात उन्होंने ये बताई। दूसरी बात उन्होंने ये बताई, जो सबसे खराब स्पीड है, जो सबसे कम स्पीड की वैल्यू है, उसको मानने वाले भी बहुत कम लोग हैं, और जो सबसे ज्यादा स्पीड है उसको मानने वाले भी बहुत ज्यादा लोग। लेकिन एक स्पीड ऐसी है जिसको बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो इसका नाम रखा गया, इस स्पीड का नाम रखा गया मोस्ट
प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP। ठीक है, क्लियर ये बात हमारी। और जब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू निकाली जाती है तो निकल के आती है VMP बराबर √2p/ρ। अच्छा, गैस के लिए p/ρ बराबर क्या होता है? RT/M। भूल तो नहीं गए? p/ρ होता है RT/M। तो ये आ गई √2RT/M। ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जिसके फॉलोवर सबसे ज्यादा है। क्लियर ये बात? पक्का? अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि इस वाले मॉलिक्यूल की स्पीड V1 है, इसकी स्पीड V2 है, उसकी स्पीड V3 है, उसकी स्पीड V4 है। सबकी स्पीड का मीन निकाल लो तो क्या बन जाएगा? मीन स्पीड बन जाएगा। और जब हम मीन स्पीड निकालते हैं, मीन स्पीड, तो कैसे निकलेगी? V1 प्लस V2, सारी स्पीड को सम करिए, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए। तो ये V मीन निकल के आता है, V मीन निकल के आता है √8p अपॉन में π/ρ। ठीक है। तो यहां से फिर से आप मूव करें, 8/π तो ऐसे ही है, और RT/M, RT/M। और एक स्पीड तुम पहले से ही जान चुके हो, RMS स्पीड। तो RMS स्पीड आई थी, कैसे निकाली जाती है? पुरानी बात हो चुकी है अब। तो वो निकल के आई थी 3p/ρ, और ये आई थी 3RT/M। यानी सभी स्पीड को क्या पसंद है? टेम्परेचर। ठीक है, सभी स्पीड को क्या पसंद है? टेम्परेचर। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जिस स्पीड को मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो कौन से है? VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है ना। तो एक नोट लिखिए आप, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड। लिखें इसमें पहला पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर having speed from 0 to infinite, gas molecules in a container having speed from 0 to infinite। second number point, most probable speed, most probable speed is such speed which followed by maximum number of gas molecules, which followed by maximum number of gas molecules। नंबर 3, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल
ब्रैकेट में वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल वाला, कॉमा वी मीन, कॉमा वी आर एम एस, कॉमा वी आर एम एस, ब्रैकेट बंद कर दो, आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब बढ़ना पसंद करेंगे। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो ग्राफ की ऊंचाई बढ़ जाएगी ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ की जो हाइट है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो और सभी करस्पॉन्डिंग सारी की सारी स्पीड, मीन वाली, आरएमएस वाली भी सभी अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। सपोर्टिंग डायग्राम बना लो, वो लिख डालो।